नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। संविधान में भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। बीते दिनों एक दिलचस्प मामला सामने आया जिसमें जगहों और किरदारों की वैसी विविधता है जैसी मिले सुर मेरा तुम्हारा में पंडित भीमसेन जोशी ने गाकर सुनाई थी। झारखंड के कांग्रेस विधायक पश्चिम बंगाल में पैसों के साथ धरे गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठी भाजपा शासित केंद्र सरकार झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही है और यह आरोप भी कि इसके नोडल एजेंट थे गुवाहाटी में बैठे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा। आप इस जटिलता को समझने की कोशिश करें, तब तक आपको एक बात और बता देते हैं। झामुमो कांग्रेस सरकार को गिराने की कोशिश की जांच के लिए तृणमूल कांग्रेस शासित राज्य की पुलिस दिल्ली आई, जहां की कानून व्यवस्था भाजपा शासित केंद्र के पास है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि दिल्ली पुलिस पश्चिम बंगाल पुलिस को काम नहीं करने दे रही। इन सब के बीच असम के मुख्यमंत्री ने कुछ तस्वीरें ट्वीट करके झारखंड की सरकार पर भी आरोप लगा दिए। आपको दिख रहा है संघवाद का कितना दिलचस्प नमूना पेश हो रहा है। सुनकर लगता है कि कुछ लोग हैं जो देश देश खेल रहे हैं, उनके बीच झगड़ा हो जाता है तो आरोप प्रत्यारोप चालू कर देते हैं और आम दर्शक हमारे और आपके जैसा नागरिक पूछता रह जाता है कि हो क्या रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज का लल्लन टॉप शो आपके लिए ही है। हम झारखंड एमएलए कांड को समझने की और समझाने की सब परतों समेत कोशिश करेंगे दिन की बड़ी खबर में। इसके अलावा भी देश की दुनिया की कई महत्वपूर्ण खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। वीडियो राजधानी दिल्ली के अकबर रोड का है। अकबर रोड से जहन में क्या ख्याल आता है? 24 अकबर रोड कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है। जिस रोड पर कांग्रेस का मुख्यालय है उस अकबर रोड को दोनों तरफ से बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया। इलाके में धारा 144 लगा दी गई और मौके पर दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ की बड़ी संख्या में तैनाती भी नजर आ रही है। इस वीडियो को कांग्रेस सांसद और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, दिल्ली पुलिस ब्लॉकिंग द रोड टू एआईसीसी हेडक्वार्टर्स हैज बिकम अ नॉर्म रादर देन एन एक्सेप्शन। व्हाई हैव दे जस्ट डन सो इज मिस्टीरियस। मतलब कि दिल्ली पुलिस का एआईसीसी मुख्यालय का रास्ता रोकना अब एक अपवाद के बजाय आदर्श बन गया है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये रहस्यमय है। वैसे ये इतना भी रहस्यमय नहीं है। चर्चा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की टीम कांग्रेस दफ्तर पर भी छापेमारी के लिए किसी भी वक्त पहुंच सकती है। खबरें ये भी आ रही हैं कि कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास के इर्द गिर्द भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इससे पहले ईडी ने कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को भी सील किया। दिल्ली में स्थित यह दफ्तर आईटीओ पर। अखबार को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाती है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी हिस्सेदारी है। 2 अगस्त की सुबह ईडी की टीम इस मामले की जांच के लिए गई थी और 3 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक जांच चली, जिसके बाद दफ्तर को सील करने का लेटर गेट पर लगा दिया गया। इसमें ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर कुलदीप सिंह के हस्ताक्षर हैं। इसमें लिखा है कि इस परिसर को बिना ईडी की अनुमति के नहीं खोला जा सकता। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उन्हें कुछ इनपुट्स मिले हैं कि आज कांग्रेस मुख्यालय के बाहर या लुटियंस दिल्ली इलाके में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बड़ा प्रदर्शन हो सकता है, इसलिए एहतियातन फोर्स की तैनाती की गई। 5 अगस्त को कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ बड़े प्रदर्शन का ऐलान भी किया है। कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार भय की राजनीति कर रही है। सुनिए। 12 तुगलक लेन के सामने किस तरीके से दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बल हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स, सोनिया गांधी जी की रेजिडेंस और राहुल गांधी जी के मकान को भी घेर लिया है। इससे पहले ईडी ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापे मारे थे। यह था दिन के वीडियो का ब्यौरा। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी संसद से है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल यानी निजी डेटा संरक्षण विधेयक को वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि इस विषय पर अब केंद्र द्वारा एक नया बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लेकर लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया और विधेयक को वापस ले लिया गया। सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को संसद में यह विधेयक पेश किया था। मकसद देश के नागरिकों का निजी डेटा सुरक्षित रखा जाए, लेकिन विपक्ष और एक्सपर्ट्स ने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि बिल के प्रावधानों में निजी डेटा को लेकर पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई है। इसके बाद विधेयक पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए इस बिल को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था। समिति की रिपोर्ट को 16 दिसंबर 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। इसलिए अब केंद्र सरकार ने इस विधेयक को वापस लिया है ताकि संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर नया विधेयक तैयार किया जाए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि संसद की संयुक्त समिति ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पर विस्तार से विचार विमर्श किया। कुल 81 संशोधन सुझाए गए और डिजिटल इकोसिस्टम पर मजबूत व्यवस्था तैयार करने के लिए 12 सिफारिशें भी की गई। आपको मालूम हो कि जब यह विधेयक संसद में पेश किया गया था तो विपक्षी पार्टियों ने तब खूब विरोध किया था। सिविल सोसाइटीज ने इसे निजी अधिकारों का खुला उल्लंघन बताया था और कहा था कि यह बिल निजी डेटा की सुरक्षा के लिए पेश तो किया गया है, लेकिन सरकार इसके तहत अपने पास मनमानी शक्तियां एकत्रित कर रही है और यही वजह है कि सरकार से ही निजी डेटा को खतरा है। विपक्ष ने यह भी कहा था कि इस विधेयक के प्रावधानों का फायदा उठाकर सरकार निजी डेटा का बेतहाशा दुरुपयोग भी कर सकती है। हालांकि सरकार ने बचाव में दलील दी थी कि विधेयक के प्रावधानों में पहले ही पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। यह भी कहा गया सरकार की तरफ से कि यदि निजी डेटा का कोई दुरुपयोग करता है तो उससे तगड़ा जुर्माना वसूला जाएगा। लेकिन विधेयक से जुड़े विवादों का समाधान करने के लिए सरकार ने फिर इसे संसदीय समिति के पास भेजना उचित समझा। अब नए सिरे से बिल आएगा। संसद से ही एक खबर और है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने केंद्र सरकार के अधीन वाली नौकरियों में खाली पदों का ब्यौरा प्रधानमंत्री मोदी से मांगा था। आज यानी 3 अगस्त को कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लिखित में जवाब दिया। बताया कि ग्रुप ए में 23,584 पद खाली हैं, ग्रुप बी के 1,18,807 पद खाली हैं, जबकि ग्रुप सी में 8,36,936 पद खाली हैं। यानी केंद्र सरकार के अधीन आने वाली नौकरियों में कुल 9,79,327 पद खाली हैं। बेरोजगारी के इस दौर में यह आंकड़ा वाकई काफी बड़ा है। सवाल यह भी पूछा गया था कि सरकार रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कर रही है। जवाब में सरकार की तरफ से बताया गया कि केंद्र सरकार में पदों का सृजन और उसको भरना संबंधित मंत्रालय और विभागों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए मिशन मोड में कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने का वायदा किया गया था। नौकरी देने के मामले में सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है। बीते दिनों सरकार ने ही बताया था कि 2014 से 2022 के बीच 8 वर्षों में सिर्फ 7,22,311 लोगों को नौकरी दी गई, जबकि इसके लिए 22 करोड़ से भी ज्यादा आवेदन आए थे। संसद से ही एक और आंकड़ा पता लगा। पिछले 5 साल में 657 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवानों ने आत्महत्या भी की। इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये आत्महत्या का आंकड़ा भी हमारे लिए, सरकार के लिए, देश के लिए चिंता का विषय है, इसलिए आपको बताना जरूरी है। हमारे सुरक्षा बलों के मानसिक स्वास्थ्य की चिंता और उसके लिए उपायों की जरूरत है। भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए बुरी खबर है। मालेगांव धमाकों की सुनवाई के दौरान फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि धमाके की जगह से बरामद हुई एलएमएल वेस्पा स्कूटर और दूसरी चीजों पर विस्फोटक होने के सबूत मिले हैं। महाराष्ट्र एटीएस ने कहा था कि ये वेस्पा स्कूटर भोपाल से भाजपा की मौजूदा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर पंजीकृत है। एटीएस ही एनआईए से पहले इस मामले की जांच कर रही थी। 2 अगस्त को एक विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान गवाह नंबर 261 के बयान हुए, जो कि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। इंडिया टुडे के लिए विद्या ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये एक्सपर्ट 2008 में एक असिस्टेंट केमिकल एनालाइजर थे। इसी साल मालेगांव में बम धमाका हुआ था। तारीख थी 29 सितंबर 2008। इस रोज मालेगांव के भीकू चौक पर एक स्कूटर में बम रखा गया था। जब यह फटा तो 6 लोगों की जान गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
2 अगस्त को सुनवाई के दौरान धमाके की जगह से बरामद किए गए वाहनों को महाराष्ट्र एटीएस के दफ्तर से विशेष न्यायालय परिसर में लाया गया। इसके बाद विशेष जज, वकीलों, गवाहों और आरोपियों ने आकर इन वाहनों को देखा, लेकिन इस दौरान किसी को भी तस्वीर नहीं खींचने दी गई। 2019 में भी एक गवाह ने इन वाहनों की पहचान की थी। ये गवाह तब मौके पर पंच की भूमिका में मौजूद था जब पुलिस ने इन्हें बरामद किया था। इसके बाद स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अविनाश रसाल ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से सवाल जवाब किए। एक्सपर्ट ने अदालत को बताया कि उन्होंने ब्लास्ट साइट पर एक एलएमएल वेस्पा स्कूटर को देखा था। ये तबाह हो गया था। स्कूटर का फ्यूल टैंक, सीट कवर और डिक्की नष्ट हो गए थे। स्कूटर के स्पेयर पार्ट हर तरफ बिखरे हुए थे। पास खड़ी होंडा यूनिकॉर्न बाइक और एक साइकिल को भी नुकसान पहुंचा था। एक्सपर्ट को पुलिस द्वारा इकट्ठा किए सबूतों की रासायनिक जांच करके एक रिपोर्ट पेश करनी थी। विशेषज्ञ ने बताया कि स्कूटर के इंजन पर से इंजन नंबर को घिस दिया गया था। बावजूद इसके अपनी जांच में वो 3 संभावित इंजन नंबर्स पर पहुंचे। स्कूटर पर अमोनियम नाइट्रेट के निशान मिले। धमाके में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। अभी एक्सपर्ट्स की गवाही पूरी नहीं हुई है। आज की सुनवाई में कुछ और बातें भी सामने आ सकती हैं। तीसरी सुर्खी ये पश्चिम बंगाल से है। ममता मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ। ममता मंत्रिमंडल में 9 नए चेहरों को जगह मिली। सबसे दिलचस्प नाम बीजेपी से टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो का रहा। उन्हें कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। इसके अलावा राजभवन में राज्यपाल ला गणेशन ने स्नेहाशीष चक्रवर्ती, पार्थ भौमिक, उदयन गुहा और प्रदीप मजूमदार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मंत्रिपरिषद विस्तार में आदिवासी नेता बीरबहा हंसदा और बिप्लव रॉय ने स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। ताजमुल हुसैन और सत्यजीत बर्मन को राज्य मंत्री बनाया गया। ममता बनर्जी एसएससी स्कैम के बाद से मुख्यमंत्री के तौर पर, नेता के तौर पर घिरी हुई थी और कवायद ये बताई गई कि मंत्रिपरिषद में नए चेहरों को लाकर एक तो वो सुर्खियों को बदलना चाहती हैं और दूसरा नए सिरे से सरकार की छवि गढ़ना चाहती हैं। लेकिन एसएससी स्कैम पर लगातार ईडी खुलासे कर रही है, जांच कर रही है और इस मामले में टीएमसी आसानी से बरी होती नजर नहीं आ रही है। अगली सुर्खी उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी ने एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ के समर्थन का ऐलान किया है। मायावती ने ट्वीट के जरिए सूचना दी कि बीएसपी ने ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में व्यापक जनहित और अपने मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है, जिसकी मैं आज औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूं। इससे पहले भी सीएम जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक, ये दोनों एनडीए में नहीं हैं, पर इन दोनों ने एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया था। 10 अगस्त को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उससे पहले 6 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद वोट डालते हैं। बहुमत का आंकड़ा 390 का है, जबकि अकेले बीजेपी के पास ही 394 सांसद हैं, यानी बीजेपी उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की जीत लगभग तय मानी जा रही है। ये थी आज की सुर्खियां। अब रुख करते हैं दिन की बड़ी खबर का। – 2005 में मशहूर डायरेक्टर प्रकाश झा ने एक फिल्म बनाई थी जिसका शीर्षक था अपहरण। बिहार में एक वक्त बड़े पैमाने पर चलने वाला और अब छोटे पैमाने पर चलने वाला अपहरण उद्योग इस फिल्म की थीम था। अपहरण के साथ साथ फिल्म बिहार के समाज, राजनीति और प्रशासन पर भी टिप्पणियां करती चलती है। इस फिल्म में एक बड़ा दिलचस्प सीन है। नाना पाटेकर का पात्र तबरेज आलम अपनी गाड़ी की डिक्की में एक अपहृत शख्स को लेकर जा रहा है। तबरेज एक माफिया है और विधायक भी, लेकिन चौकी पर जिले के कप्तान खुद नाके पर खड़े हैं। गाड़ी नाके पर आती है, एसपी खुद गाड़ी की जांच के लिए आगे बढ़ते हैं और तब तबरेज और एसपी के बीच बहस हो जाती है और तबरेज एसपी से एक बात कहता है जो कईयों को मारक लगती है। वो कहता है, डीजीपी साहब बताइए इनको, क्योंकि फोन पर हैं डीजीपी, ये जनता के नौकर हैं और हम जनता के सेवक। असलियत फिल्म के पर्दे पर आते आते अतिरेक की सीमा को छूने लगती है, लेकिन नौकर और सेवक वाली इस बात में लोगों को दम लगा। इधर कुछ दिनों से बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं।
पुलिस या कानून व्यवस्था से जुड़ी दूसरी एजेंसियां धड़ाधड़ रसूखदारों को गिरफ्तार कर रही हैं। अब इससे पहले कि आप ये सोचें कि पुलिस ने अपहरण में हुई अपनी बेइज्जती से सबक ले लिया, गिरफ्तारियों का संदर्भ देख लेना चाहिए कि कौन गिरफ्तार हो रहा है, कौन गिरफ्तार कर रहा है। जैसे अब तक रेड और गिरफ्तारियों में ईडी सबसे आगे चल रही थी। क्या नेता, क्या अभिनेता, एजेंसी छापे पर छापे मारती रही और बरामद कैश से ई और डी बनाती रही। ये सब हो रहा था और कोलकाता पुलिस, जिसके इलाके में ये सब हो रहा था, वो खबरों से बाहर थी। लेकिन 30 जुलाई के रोज कोलकाता पुलिस की किस्मत खुली। पुलिस को एक टिप मिली कि भारी भरकम कैश के साथ कुछ लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं और इसी सिलसिले में हावड़ा के पांचाल इलाके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया। पता चला कि ये माननीय हैं, ये झारखंड कांग्रेस के हैं और ये विधायक हैं। इनके नाम इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिकसाल कोंगरी। इनके साथ 2 लोग और थे और गाड़ियों में मात्र 49 लाख रुपए कैश था। कोलकाता से कैश बरामदगी की खबर आई तो एक बार लगा कि पार्थो चैटर्जी मामले में भी अपडेट आया है। एसएससी घोटाले के संबंध में वो ईडी की हिरासत में है और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के यहां से भारी भरकम कैश पहले मिला भी है। पश्चिम बंगाल भाजपा के मुखिया सुकांत मजूमदार ने तो कह भी दिया कि संभवतः ये पैसा तृणमूल कांग्रेस का है, जिसे सोनिया गांधी और कांग्रेस की मदद के लिए भेजा जा रहा था। जवाब में तृणमूल की तरफ से प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि मजूमदार साहब आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। पैसे के बारे में जानकारी चाहिए हो तो उन्हें अधीर रंजन चौधरी से बात करनी चाहिए। ये नोकझोंक चलती रही, लेकिन जैसे ही एक चिर परिचित शब्द का इस्तेमाल हुआ, सारी बात बदल गई। ये शब्द था ऑपरेशन लोटस। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भाजपा झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही है और कोलकाता में पकड़ में आया कैश इसी के लिए इस्तेमाल होने वाला था। अगले दिन यानी 31 जुलाई को हिरासत में लिए गए 3 विधायक और 2 अन्य लोगों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 अगस्त तक पश्चिम बंगाल पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी की कस्टडी में भेज दिया गया। विधायकों ने दावा किया था कि वो इस पैसे से साड़ियां खरीदना चाहते थे, लेकिन कोलकाता पुलिस ने दावा किया कि ये विधायक गुवाहाटी से लौटे हैं। गुवाहाटी और विधायक सुनकर आपके दिमाग में कुछ कौंधा? जून और जुलाई में शिवसेना के विधायक मुंबई से पहले सूरत गए थे और फिर पहुंचे थे गुवाहाटी, और महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार गिर गई थी। 31 जुलाई को ही कांग्रेस ने तीनों विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया। इनके खिलाफ रांची के एक थाने में मामला भी लिखवा दिया गया। ये मामला लिखवाया झारखंड की बरमो सीट से कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने। अनूप सिंह ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और दावा किया कि कोलकाता पुलिस द्वारा गिरफ्तार तीनों विधायक उन्हें और दूसरे कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन दे रहे थे कि अगर भाजपा सरकार बनती है तो पाला बदलने वाले विधायकों को मंत्री पद और 10 करोड़ रुपए मिलेगा। जयमंगल उर्फ अनूप सिंह के मुताबिक इरफान अंसारी का तो मंत्रालय भी फिक्स हो गया था, उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया जाना था। आगे जयमंगल ने दावा किया कि तीनों विधायक उन्हें कोलकाता से गुवाहाटी ले जाना चाहते थे, जहां उनकी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात फिक्स हुई थी। भाजपा ने तुरंत इन आरोपों को खारिज किया। चूंकि सवाल हिमंता बिस्वा शर्मा पर उठाया गया था, इसलिए उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं से तो मेरा संपर्क बना ही रहता है, क्योंकि वहां मेरे कई पुराने दोस्त हैं। मैं 20 साल इस पार्टी में था, वो गुवाहाटी आते हैं तो मुझसे मिलते हैं, मैं दिल्ली जाता हूं तब भी मुलाकात होती रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बिस्वा शर्मा इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने वो तस्वीरें भी ट्वीट की जिसमें खुद आरोप लगाने वाले कुमार जयमंगल, बिस्वा शर्मा और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ नजर आ रहे थे। शर्मा ने तंज करते हुए लिखा कि झारखंड में दर्ज हुई कथित एफआईआर वैसी है जैसे कांग्रेस और तावियो क्वात्रोची को बोफोर्स मामले में केस दर्ज कराने को कहे। दर्शक जानते हैं, क्वात्रोची पर बोफोर्स मामले में दलाली खाने का आरोप था। इसके जवाब में जयमंगल ने कहा कि उनकी बिस्वा शर्मा और प्रहलाद जोशी से मुलाकात हुई तो थी, लेकिन विषय था कोल इंडिया से जुड़ा, क्योंकि प्रहलाद जोशी केंद्रीय कोयला मंत्री हैं और इस बारे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सूचित किया गया था। वैसे दर्शकों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जयमंगल ने सरकार गिराने की कोशिशों वाला आरोप पहली बार नहीं लगाया। 2021 की जुलाई में भी जयमंगल ने रांची कोतवाली में एक ऐसा ही मामला लिखवाया था कि झारखंड में चल रही गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, और तब भी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन उसके बाद ज्यादा कुछ घटा नहीं। 2 अगस्त को झारखंड एमएलए कांड में पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कोलकाता के एक व्यापारी के यहां भी छापा मारा था। इस दौरान भी कैश बरामद हुआ। पुलिस उस होटल से सीसीटीवी फुटेज भी निकलवा रही जहां गिरफ्तारी से एक दिन पहले विधायक 20 मिनट के लिए रुके थे। अब आते हैं आज की घटना पर। आज पश्चिम बंगाल सीआईडी के 4 अधिकारियों की एक टीम दिल्ली आई। ये टीम सिद्धार्थ मजूमदार के ठिकानों पर छापा मारना चाहती थी।
मजूमदार पर आरोप है कि उन्होंने ही तीनों विधायकों को 20 जुलाई के रोज हिमंत बिस्व शर्मा से मिलवाया था। इसी संबंध में जांच होनी थी, जिसके नतीजे में आनी थी वो तस्वीरें जिसमें पुलिस अधिकारी किसी घर के बाहर खड़े नजर आते हैं। खबरों की दुनिया में छापे का संकेत ऐसी ही तस्वीरों से किया जाता है। लेकिन सामने आया एक ट्वीट। सीआईडी पश्चिम बंगाल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, क्या पांचाल पुलिस थाने में दर्ज मामला संख्या 276/22 में न्यायालय द्वारा जारी सर्च वारंट की तामील के लिए सीआईडी की एक टीम दिल्ली पहुंची थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के डीसीपी साउथ वेस्ट के निर्देश पर उन्हें अपनी ड्यूटी पूरी करने से रोका गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा हस्तक्षेप का निवेदन है। इस ट्वीट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के डीसीपी साउथ वेस्ट को टैग भी किया गया था। साथ में वारंट की तस्वीर भी लगाई गई थी। पश्चिम बंगाल पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस ने उनके अधिकारियों को हिरासत में ले लिया था। जवाब में दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने दावा कर दिया कि एजेंसी ने किसी को जांच से नहीं रोका, मामले के जांच अधिकारी मौजूद नहीं है और वारंट की जांच की जा रही है। इसके आगे नियमों का हवाला दिया जाने लगा। अब पश्चिम बंगाल से वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली आ रहे हैं ताकि मामले में प्रगति हो सके। नियमों के पालन वाली बात पर पश्चिम बंगाल पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस को विधिवत सूचना दी गई थी। उनके एक प्रतिनिधि को भी मौके पर ले जाया गया था। तभी अचानक स्थानीय एसएचओ वहां पहुंचे और कहा कि डीसीपी साहब ने कोई कार्रवाई ना करने को कहा है। अब चूंकि संसद सत्र में है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले को राज्यसभा में भी उठाया। यूएपीए को लेकर चर्चा चल रही थी, जिस पर बोलने का मौका तृणमूल सांसद डोला सेन को मिला। डोला सेन ने खड़े होकर बोलना शुरू किया तो दिल्ली पुलिस द्वारा पश्चिम बंगाल पुलिस को रोकने पर सरकार से जवाब मांग लिया। उपसभापति हरिवंश ने सेन को टोका कि चर्चा का विषय यूएपीए है, इसलिए सांसद को उसी विषय से जुड़ा सवाल पूछना चाहिए। लेकिन डोला सेन अपनी बात दोहराती रही और उपसभापति अगले वक्ता की ओर चले गए और ये वाकया संसद के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। लोकसभा में यही काम दमदम सीट से तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने किया। उन्होंने कहा कि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल का समर्थन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें सदन में आने पर पश्चिम बंगाल पुलिस को रोके जाने की बात मालूम चली, इसलिए पार्टी सदन से वॉकआउट करती है। तृणमूल सांसदों ने आरोप लगाया कि पूर्व में भी दिल्ली पुलिस ने विपक्षी राज्यों से आई पुलिस टीमों को जांच करने से रोका है। इसके जवाब में पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि न्यायालय के आदेश पर तो कई जांच चल रही है, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो उसे न्यायालय से राहत ले लेनी चाहिए। आज वाली कहानी में ढेर सारे कथानक आपस में गुथे हैं। एक गठबंधन सरकार है जिसके मुखिया ने अब तक अपनी कुर्सी को आंच से बचाए रखा है। हेमंत सोरेन ने द्रौपदी मुर्मू से तब भी अच्छे संबंध रखे जब वो झारखंड की राज्यपाल थी और उनके पक्ष में राष्ट्रपति चुनाव में वोट भी डाला। बीच बीच में आने वाले बयानों और ट्वीट्स को छोड़ दें तो सोरेन ने अपनी छवि नॉन कन्फ्रंटेशनल रखी, लेकिन इन दिनों गठबंधन सरकारों को कुछ ज्यादा सतर्क रहना होता है। वैसे हेमंत सोरेन ने रस्मी तौर पर कह दिया कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश विफल हो गई है, लेकिन कब क्या हो जाए कौन बता सकता है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है, जहां तृणमूल के पास नेता भी हैं और पूर्ण बहुमत भी। बावजूद इसके तृणमूल कांग्रेस और उसके नेता केंद्रीय एजेंसियों की तपिश झेल रहे हैं। क्या इसके चलते सोरेन और ममता बनर्जी साथ आने की सोच रहे हैं और क्या ये दोनों मिलकर भाजपा का सामना कर सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हम इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। आप अपनी नज़र हम पर बनाए रखिए, क्योंकि आपकी सलाह, आपकी आलोचना और आपसे मिली सूचनाएं ही हमारा आधार बनती है। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप में से कई लोगों की उत्सुकता थी हमारे खास कार्यक्रम गेस्ट इन द न्यूज रूम को लेकर, तो उससे संबंधित जानकारी भी दे दें। गेस्ट इन द न्यूज रूम का डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति वाला एपिसोड लल्लन टॉप की ऐप पर डाउनलोड हो गया है। आप इसे वहां जाकर देख सकते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।